अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ लब्बैक ए इश्क बाय मोहम्मद फ़याज़ माही साहब पार्ट 8। घर की सफाई सुथराई के बाद नैना ने हज़्म मामूल गुरु को नाश्ता दिया तो चांदनी भी उनके पास आकर बैठ गई। वो भी नाश्ता करने में मसरूफ़ थी। उसका छुट्टी वाले दिन इसी तरह सुबह ही उठ जाना इस बात की अलामत थी कि वो गुरु और नैना से कोई ख़ास बात करना चाहती है, और गुरु और नैना भी उससे शमा बीबी के हवाले से सालार की बात करना चाहते थे। लेकिन गुरु ने समझदारी से काम लेते हुए चांदनी की तरफ देखा और चाय का घूंट भरते हुए पूछा, कैसा रहा फंक्शन। चांदनी ने इस्तफामी अंदाज में देखा तो गुरु ताली बजाता हुआ माथे पर हाथ मार कर बोला, मेरा मतलब सालगिरह के फंक्शन से था। चांदनी उसके अंदाज पर हंस पड़ी और बोली, अच्छा था बाबा जान, और मुझे मालूम है कि मेरी बेटी का ही टूर होगा इन सब मेहमानों में। नैना ने उसको बुलाए ली तो वो मुस्कुराकर उनकी तरफ देखते हुए स्लाइस का टुकड़ा मुंह में रखती हुई बोली, तो और क्या, आखिर मैं बेटी किसकी हूँ। चांदनी को इस फिक्रे की अहमियत का एहसास हुआ तो वो उदास सी हो गई। गुरु भी समझ गया कि चांदनी ने अल्फाज को अदबी पैरहन में लपेट कर अपने बाप के बारे में सवाल पूछा है। वो बात को अच्छी तरह संभालता हुआ बोला, तो और क्या, नैना और गुरु की बेटी किसी से भी कम नहीं है। फिर वो उसकी तरफ देख कर बोला, अच्छा ये बताओ कि अभी रज़ा कैसा है। इस सवाल पर नैना ने गुरु की तरफ खौफजदा नज़रों से देखा तो गुरु ने उसको इशारे से मुतमईन रहने का कहा। चांदनी ने चाय का मग होठों से लगाया और बोली, कैसा मतलब। मेरा मतलब है कि ठीक तो है, कितने ही दिन हो गए वो आया जो नहीं। नैना ने बात को आगे बढ़ाया तो वो भी गुरु का मकसद समझ गया था कि अब चांदनी से बराह रास्त तो सालार की बात ना की जा सकती थी। वो कह रहा था कि अब इस घर में एक बार ही आएगा। चांदनी ने शर्माते हुए कहा तो गुरु संजीदगी से उसकी तरफ देखने लगा। एक ही बार। चांदनी ने बात यकीनन अधूरी की थी। बाबा जान, वो गुरु को मुखातिब करके नैना की तरफ मुड़ी। बाबा जान, वो मुझसे शादी करना चाहता है। चांदनी ने यह कहकर नजर झुका ली तो गुरु को खुशगवार हैरत का झटका लगा। वो पुरजोश आवाज़ में बोला, इसका मतलब है कि वो हमको अपने ससुराल के तौर पर कबूल कर लेगा। चांदनी ने उसका हाथ पकड़कर दबाया और सहलाते हुए बोली, हाँ बाबा जान, लेकिन एक शर्त पर। चांदनी की आवाज़ में सौगवारी थी। वो गुरु के चेहरे पर और फिर नैना के चेहरे पर अपनी अधूरी बात के तासुरात को तलाश कर रही थी। कैसी शर्त दहिए, नैना ने पूछा। प्यार भी करना है और शर्तें भी रखना है, ये तो कमज़र्फ लोगों का काम है चांदनी। नहीं बाबा जानी, अबीद कमज़र्फ होता तो मुझसे शादी कर जाने की बात ना करता। चांदनी अबीद की वकालत कर रही थी। बात, गुरु लफ्ज़ को चबाकर बोला, बात क्यों, उसने वादा क्यों नहीं किया तुमसे। गुरु की वज़नी दलील सुनकर नैना ने इस बात में सर हिला दिया तो चांदनी बोली, वो मुझसे अपने घर वालों से चोरी से शादी करना चाहता है, कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज। गुरु और नैना को वो अल्फाज शायद समझ न आ सके थे। चांदनी ने सर से झुका ली, लेकिन क्या तुम जानती हो कि अबीद रज़ा किसका बेटा है। चांदनी चौंक कर उनकी तरफ देखने लगी थी। नैना ने गुरु की बात को बढ़ाकर बात की वजाहत की, यानी उसका बिजनेस, उसका घर बार, फैमिली मेम्बर्स। चांदनी की समझ में बात आ गई थी कि वो कुछ सोचते हुए बोली, मैंने तो कभी भी अभी से नहीं पूछा कि उनके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं और उसके पापा क्या काम करते हैं। गुरु ने चांदनी का हाथ अपने हाथ में लिया और उसको समझाते हुए कहने लगा, चांदनी मेरी दही तो बहुत भोली है, ये ज़माना बहुत चालाक लोगों का है मेरा पुत्र, मुझे खौफ आ रहा है। गुरु की वज़नी आवाज़ और दबदबे वाला लहजा चांदनी को भी मुतासिर कर गया था। फिर भी वो कमज़ोर सी आवाज़ में बोली, बाबा जान, वो कहता है कि आप सब लोग इसकी शादी में शरीक होंगे और उसकी तरफ से उसके चंद दोस्त होंगे। उसके घर वाले क्यों नहीं मेरी चंदा। नैना ने एक दुख से कहा, क्या तुम कोई गिरी पड़ी लड़की हो कि हम उसके पल्ले से तुम्हें कैसे बांध दे कि जिस शादी में लड़के वालों की तरफ से कोई भी ना आए। वो कहता है कि मुझसे शादी करके वो मुझे अलग घर में रखेगा और फिर कुछ महीनों बाद अपनी शादी को अपने माँ बाप और घर वालों के सामने डिक्लेयर कर देगा। चांदनी सती हुई आवाज़ में बोली थी। नैना ने आगे बढ़कर उसकी पेशानी पर बोसा दिया और बोली, मेरी दही, गुस्सा ना करना, ये मुझे अभी रज़ा की कोई चाल ही लगती है। कल को वो अपने घर वालों को राज़ी ना कर पाया तो।
जानती है मेरी दही, वो तुम्हें छोड़कर किसी भी दूसरे मुल्क में जाकर आबाद हो सकता है। वो एक टेक्सटाइल्स मिल्स के मालिक का बेटा है। मेरी दही, ज़रा सोचो, हम जैसे कमज़ोर लोग एक मिल ऑनर का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? किस कानून का दरवाज़ा खटखटाएंगे? और तू तो अच्छी तरह जानती है कि इस मुल्क का कानून अमीर आदमी का रखवाला है, हमारी कौन सुनेगा? नैना ने तफसील का नक्शा खींचा तो चांदनी को गुरु और नैना की तरफ इस अंदाज में देखना पड़ा कि वो उनकी बातों को सुने या फिर अबीद रज़ा की मोहब्बत पर भरोसा करे। अगर वो अपनी मर्ज़ी करती है तो फिर ये लोग तो जीते जी ही मर जाएंगे, और अगर अबीद रज़ा की बात मानती है तो उससे कोर्ट मैरिज करके ज़िंदगी गुजारने का सोचती है, तो फिर नैना की बातें जो अबीद रज़ा के बारे में की गई थी वो हकीकत पर मबनी थी। क्योंकि अगर अबीद रज़ा शादी के बाद अपने अमीर वालिदैन को ना मना सका तो वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी, और फिर वो दोबारा और उन लोगों के घर में बेटी बनकर भी वापस नहीं आ सकती, क्योंकि ये लोग कुछ भी थे उसके हमदर्द, खैर ख्वाह और मोहसिन थे, लेकिन वालिदैन तो ना थे। क्या वो इस तरह वापस आने पर उसको दोबारा गले लगा लेंगे? चांदनी सोचने लगी थी, लेकिन ये सब ऐसा ही क्यों होगा जिस तरह नैना ने सोचा था? सब कुछ उसकी सोच के खिलाफ भी तो हो सकता है। अबीद रज़ा उसको अपनी मोहब्बत और भरोसे से एक अच्छी पुरसुकून ज़िंदगी भी तो दे सकता है। दूसरी तरफ बादशाह को जो रिपोर्ट साथी ने दी थी, इस रिपोर्ट ने बादशाह को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि उस मोहल्ले की बंद गली में कभी हिजड़ों का भी घर था, जो कि उस गली का आखिरी घर था, और ये बात 20 साल पुरानी थी। इस बात को एक बुज़ुर्ग ने बताया था। उसने ये भी बताया था कि कोई अपनी बेटी को उनके घर में फेंक गया था, और ये हिजड़े उस बच्ची से बहुत प्यार करते थे, लेकिन लोगों की बातें सुन सुनकर वो उकता गए थे और उन्होंने इस मोहल्ले को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया था। बादशाह को सकता हो गया था कि वो समझ गया था कि गुरु और नैना के घर में जो लड़की है वही उसकी बेटी है। वो ज़ख्मी दिल और खूनी आंखों से आज तकरीबन 12 दिन बाद घर से निकला था। हम बीमारी ने उसको लागर कर दिया था, लेकिन वो लाठी के सहारे उस गली में पहुंच गया था, और आज उसने कोई भी सदा ना लगाई थी। वो दिल में उठने वाले गुब्बारों को आंखों से पानी की सूरत में बहाता हुआ गुरु के दरवाजे पर पहुंचा तो दिल की धड़कनें बेतरतीब हो गई। उसकी समझ में ना आ रहा था कि वो आज क्या सदा लगाए और गुरु से क्या कहे। वो रोई हुई सुर्ख आंखों से दिल की तेज़ धड़कनों को तरतीब देने की कोशिश करता रहा, और फिर उनकी थड़ी पर बैठ गया। उसने कांपते हुए हाथ से दरवाज़ा खटखटाया तो उसके होठ लरजने लगे थे। अंदर से चांदनी की आवाज़ उभरी, कौन है? बादशाह की ज़ब्त की सभी बंधन टूट गए थे, और फिर फड़फड़ाए हुए होठों से अल्फाज अदा करना चाहता था, लेकिन ज़बान ने उसका साथ छोड़ दिया और वो कांपते लरजते हाथों से अपने दिल को पकड़कर बैठ गया। कौन? एक बार फिर चांदनी की आवाज़ उभरी तो वो हिम्मत मुजतमा करके बोला, फ़कीर हूँ बेटी। इतने ही अल्फाज अदा करके उसके आंसू उसके गालों पर बिखेरे लकीरें बनाने लगे थे। इतनी देर में उसको दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी तो उसने अपना सर झुका लिया और अपनी आस्तीन से अपने आंसू साफ करता हुआ हाथों को कशकूल बनाकर बोला, खुदा के वास्ते। वो उससे आगे ज़्यादा अल्फाज अदा ना कर पाया था, क्योंकि उसको मालूम था कि दरवाज़ा खोलकर उसको देखने वाली चांदनी ही है, जो कि उसकी बेटी है। बाबा, इतना सुनकर उसने अपना मुंह ऊपर किया तो आंसू से उसका चेहरा तर हो गया था। आप? वो लरस गया था कि क्या चांदनी ने उसको पहचान लिया है? आज आपने कोई सदा नहीं लगाई बाबा? चांदनी उसके पास चौखट के पार बैठ गई थी। वो अंदर की तरफ थी और बादशाह बाहर दरवाजे पर फ़कीर बनकर बैठा हुआ था। अब मैं कभी भी सदा नहीं लगाऊंगा, वो दुख और कर्ब में डूबे हुए अल्फाज अदा करता हुआ बोला। अब मेरी भूख प्यास मर गई है, उसने अजीब सी बात कही तो चांदनी बोली, बाबा क्या आप आज खाना नहीं खाएंगे? एक ज़बरदस्त जहर भरा तीर बादशाह के सीने में पेवस्त हो गया था। अगर वो देख सकता और अपनी बेटी को फेंक कर ना आता, आज उसका भी घर होता। और वो जब काम से लौटता तो उसकी जवान बेटी उससे पूछती, बाबा आप खाना खाएंगे?
तो वो कहता, नहीं बेटा, मैंने आज ऑफिस में ही खा लिया था। लेकिन आज का फ़िक्रा मुख्तलिफ था, वक्त बदल गया था। वही अल्फाज थे, अंदाज बदल गया था, लेकिन लम्हात ठहर गए थे। मैं खाऊंगा बेटी। बादशाह ने हाथों को कशकूल बनाया तो चांदनी ने उसके हाथ पकड़ते हुए कहा, ऐसे ना करे, मैं खाना लेकर आती हूँ। वो ये कहकर अंदर की जानिब बढ़ गई थी, लेकिन बादशाह उसके हाथों का लम्स महसूस करता हुआ अपने हाथों को बार बार चूमने लगा था। आंसुओं की मौजें लगी हुई थी। वो बादशाह के हाथों और कमीज़ पर गिर कर अटखेलियाँ करने लगे थे। वो यूँ महसूस कर रहा था कि अभी तक उसकी बेटी ने उसके हाथ पकड़े हुए हैं। चांदनी ने खाने की प्लेट बादशाह के सामने रखकर उसका हाथ पकड़कर प्लेट पर रखा था ताकि वो खाना खाना शुरू कर दे। बादशाह ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, बेटी बुरा ना मानना, एक बात पूछूं? चांदनी ने अपने हाथों की तरफ देखा और फिर बादशाह की तरफ देखती हुई बोली, नहीं बाबा, आप पूछिए, क्या पूछना है? क्या तुमने अपने बाप को देखा भी नहीं है? चांदनी को याद था कि उसने उस अंधे फ़कीर को बताया था कि उसका बाप तो उसी दिन मर गया था जब उसको एक बंद गली के मकान में छोड़ गया था। वो नफ़ी में सर हिलाती ही बोली, बाबा बाबा जान ने मुझे बताया है कि मैं बमुश्किल 6-7 दिनों की थी। अब आप ही बताएं, मैं कैसे देख सकती थी अपने बाप को? चांदनी ने कहा तो बादशाह की आंखें एक बार फिर बरसने लगी थी। अगर देखा भी होगा तो मुझे क्या याद, मेरे बाप को तो याद होगा कि जब उसने मुझे उनके घर में छोड़ा था तो क्या मैंने उसकी तरफ देखा था या नहीं? बादशाह की हिचकी लग गई थी। चांदनी अपने हाथ उसके हाथ से छुड़ाती हुई बोली, मैं पानी लाती हूँ। वो अंदर की जानिब चली गई तो बादशाह को वो मंजर याद आने लगा। जब उसने टोकरी रखकर जाना चाहा तो नन्ही बच्ची ने एक हाथ से उसकी चादर का पल्लू पकड़ लिया था। उसने बादशाह की तरफ मासूम सी मुस्कान से देखा था और आंखों से पूछा था कि बाबा, इसका क्या कसूर है जो उसको इस तरह छोड़कर जा रहे हो? लेकिन जालिम बादशाह को उसके देखने पर भी तरस ना आया था। उसके हाथों को पानी का गिलास छुआ तो गिलास पकड़ता हुआ घटाघट पानी पीने लगा। कुछ पानी तो उसके कपड़ों पर भी गिर गया था। बड़ा ही बदबख्त होगा वो शख्स जिसने तुम जैसी बेटी को इस तरह फेंक दिया होगा। बादशाह के दिल से एक होक सी निकली जो उसकी ज़बान से अल्फाज बनकर अदा हो गई थी। बदकिस्मत तो मैं हूँ बाबा, जो अपने बाप को अपनी मासूमियत से भी मुतासिर ना कर सकी होगी। चांदनी ने 20 साल बाद भी अपने बाप का कसूर ना माना था, बल्कि खुद को ही कोसा था। बादशाह को एक और कचूका लगा था कि उसकी बेटी अभी भी उसको प्यार करती है। गुरु कहाँ है आज? बादशाह ने ये भी कंफर्म करना चाहा था कि आज चांदनी क्यों उसके लिए खाना लेकर आई है, तो उसकी समातों से चांदनी की आवाज़ टकराई। नैना बाबा और गुरु बाबा जान घर की कुछ चीज़ें लेने के लिए गए हैं। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? बादशाह ने तो उसका नाम भी रखना गवारा ना किया था, और वो उसको किसी भी नाम से पुकारता तो किस नाम से पुकारता? चांदनी, वो सौगवारी सी बोली थी। लेकिन वो चांदनी जो खुद अमावस की साजिश का शिकार होकर अंधेरों में खो गई है, वो अपना वजूद तलाश कर रही है। बादशाह ने उसकी बातों से अंदाज़ा लगा लिया था कि गुरु और नैना ने चांदनी की परवरिश और तरबियत बहुत अच्छी की है, क्योंकि चांदनी की बातें जाहिर कर रही थी कि वो ना सिर्फ ज़हीन है बल्कि समझदार और बाशऊर भी है। ऐसे नहीं कहते मेरी दही। बादशाह तड़प उठा था। तुम देखना कि एक न एक दिन तुम्हारा बाप तुम्हें ढूंढता हुआ ज़रूर आएगा। बादशाह की भर्राई हुई आवाज़ ने चांदनी को मज़ीद सौगवार कर दिया था। वो दिन कभी नहीं आएगा बाबा। चांदनी मायूस नहीं होते, अल्लाह बड़ा कारसाज है। बादशाह ने उसको दिलासा दिया तो वो खाने वाले बर्तन समेटती हुई बोली, मुझे क्या पता बाबा, मेरा बाप शायद कई बार इस गली से गुजरा हो। वो मुझको और इसको कौन सा पहचानते हैं भला? चांदनी ने ये बात करके बादशाह को और भी तड़पा दिया था। वो उठता हुआ बोला, तुम्हारा बाप तुम्हें खुद ही पहचानेगा चांदनी, पहचानेगा, तुम देखना। वो फिर कुछ सोचते हुए बोला,
बेटी, अगर तुम्हारा बाप तुम्हें मिल जाए तो तुम क्या करोगी? तुम उसके साथ कैसा क्या सलूक करोगी? बादशाह ने अपने अंदर का खौफ बाहर निकाला तो वो मुस्कुराती हुई कहने लगी, बाबा, मैं क्या सलूक कर सकती हूँ? सिर्फ इतना ज़रूर पूछूंगी कि नाखून से मांस जुदा कैसे हो गया। चांदनी की भर्राई हुई आवाज़ ने बादशाह को एक बार फिर रुला दिया था। वो आंसुओं का नमकीन पानी पीता हुआ वहाँ से जाने लगा, लेकिन फिर मुड़ता हुआ बोला, शायद उसकी कोई मजबूरी हो। चांदनी ने उसकी तरफ गौर से देखा और बोली, सबसे बड़ी मजबूरी बेटी होती है बाबा, बेटी सबसे बड़ी मजबूरी है। ये कहकर चांदनी ने दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन बादशाह हनूज पत्थर बना हुआ वहीं खड़ा था। बेटी मजबूरी नहीं, घर में बरकत और रहमत के लिए ज़रूरी है मेरी दही। बादशाह बड़बड़ाया था और उसकी बड़बड़ाहट कोई और ना सुन सका था, सिर्फ वही सुन सका था। वो आंसू पोंछते हुए आगे बढ़ गया। वो एकदम ही मुड़ा था और किसी से टकरा गया था। माफ़ करना, मुझे नज़र नहीं आता। वो इतना कहकर आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उससे टकराने वाली औरत की आवाज़ उसके कानों में गूंजी, बादशाह। बादशाह के जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो उस आवाज़ को कभी भी न भूल सकता था। ये उसकी बीवी की आवाज़ थी। वो कुदरत की सितम ज़रीफ़ी पर मातम करता हुआ बोला, तुम? हाँ बादशाह, मैं। आवाज़ भर्राई हुई थी, मगर उस आवाज़ में बादशाह को दबदबा और नफ़रत आज भी महसूस हो गई थी। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, खुदा के वास्ते मुझे माफ़ कर दो। बादशाह ने छड़ी अपनी बगल में दबाकर दोनों हाथ उस औरत के सामने जोड़ दिए और फिर आजिज़ी और आंसुओं की ज़बान में बोला, मुझे तुम्हारी बद्दुआएं चैन नहीं लेने देती। मुझे एक पल भी सुकून मुयस्सर नहीं है। मेरी बीनाई छिन गई है। वो आहिस्तगी से बोल रहा था, लेकिन सामने खड़ी औरत ने उसके जुड़े हुए हाथों को खोला और उस पर 10 का एक नोट रखती हुई बोली, नहीं बादशाह, अभी नहीं। ऐसे ही हाथ मैंने भी तुम्हारे सामने जोड़े थे, याद है क्या? मैं कुछ नहीं भूला हूँ, मुझे सब याद है, मुझे सब याद है। मुझे माफ़ कर दो शमा, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारा और अपनी बेटी का मुजरिम हूँ। लेकिन शमा बीबी वहाँ से आंसुओं को पीती हुई अपने घर चली गई थी। शमा बीबी को आज भी कुछ न भूला था। वो गुज़िश्ता 20 सालों में हर रोज़ उस रात को याद करके आहें भरा करती थी, जिस रात उसको बादशाह ने तलाक देकर उससे बेटी को छीन लिया था। वो रो रही थी, बादशाह की मिन्नतें और समाजतें कर रही थी, लेकिन बादशाह उस लम्हा बादशाह बना हुआ था। उसने शमा को एक ठोकर रसीद की और तलाक जैसे नफ़रत आमेज़ अल्फाज से नवाजता हुआ घर से बाहर निकल गया था। वो रोती चीखती और चिल्लाती रही थी, लेकिन बादशाह को उसकी आहवजारी पर कोई भी तरस न आया था। वो उस और ना ही रहम आया था, बल्कि उसको बेटी पैदा करने की पादाश में तलाक का टीका माथे पर सजाना पड़ा था। शमा ने बादशाह के घर से जाने के बाद खुद को संभाला और उस घर को खैरबाद कहने के लिए वो अपने कमरे में गई और रोती हुई आखिरी बार हर चीज़ को देखने लगी थी। उसने बेटी के पंघोड़े को भी देखा, जिसमें अभी चंद मिनट पहले उसके वजूद का एक हिस्सा लेटा हुआ था। लेकिन अब वो खाली पंघोड़े को देखकर खुश खाने को थी कि उसको याद आया कि वो बादशाह के पीछे ही जाए ताकि वो अपनी बेटी को बादशाह से छीन सके। वो नंगे सर और नंगे पांव घर से निकल पड़ी। रात का वक्त था। अगर वो दिन की रोशनी में ऐसे सड़कों पर आती तो लोग उसको पागल समझने लगते, लेकिन वो पागल हो रही थी कि उसके दिल और जिगर का एक हिस्सा उससे छीन लिया गया था। वो सड़कों पर आवारा गिरदों की तरह इधर उधर घूम रही थी। उसकी आंखें रो रो कर सूज गई थी और आंसू अब खत्म हो गए थे। वो दीवानों की तरह गलियों में झांकती और फिर मायूस होकर वापस दूसरी गली की तरफ दौड़ लगा देती, लेकिन भागते भागते उसके पाँव जख्मी हो गए थे और वो बुरी तरह हाँप रही थी। और जब उसकी तबीयत खराब होने लगी तो वह हाँपती काँपती एक फुटपाथ पर गिर गई। अब वो दुनिया व माफिया से बेखबर हो गई थी। जब उसकी आंख खुली तो वह अस्पताल में थी। डॉक्टर उसके आसपास खड़े थे। उसने अपने बाप के घर का पता बताया तो 1 घंटे में उसके वालिदैन उसके पास पहुंच गए थे। उसने रो रो कर सारी दास्तान सुनाई तो दुखों और गमों की मारी माँ तो दिल पकड़ कर वहीं अल्लाह को प्यारी हो गई थी। बाप ने बहुत बड़ा हौसला करके तलाक याफ्ता बेटी को गले लगाया और बीवी की मैयत लेकर घर रवाना हो गए थे। शमा को समझ नहीं आ रही थी कि वो माँ की मौत पर मातम करे या अपनी कोख के उजड़ने का सोग मनाए या फिर अपने तलाक याफ्ता होने पर तकदीर से शिकवा करे। वो दीवानों की तरह अपने बाल खोलकर अपनी किस्मत पर नोहा कना थी। अब उसके पास तो माँ का आंचल और कंधा भी न था कि वो जिस पर अपना सर रख कर रो सकती।
वक्त बहुत बड़ा मरहम था। शमा को आहिस्ता आहिस्ता अपने ज़ख्मों पर खरंड महसूस हुआ तो उसके बाप ने अपने भतीजे से शमा की शादी कर दी। रहीम बख्श बहुत मेहनती था। उसने शमा की तमाम दास्तान सुनने के बाद भी शमा को दिल की गहराइयों से चाहा था और अच्छा शौहर होने का सबूत दिया था। अल्लाह ने शमा को 2 बेटों से नवाजा तो उसको अपने ज़ख्मों पर मरहम लगता हुआ महसूस हुआ था। दूसरी तरफ अबीद रज़ा और चांदनी एक रेस्टोरेंट में थे और मुस्तकबिल के हवाले से परेशान। चांदनी उससे अपने मुतालिक बहुत कुछ वाज़ह कर लेना चाहती थी, क्योंकि गुरु और नैना की बातें उसके मफाद में ही थी और वो अपनी बातों की रोशनी में अबीद रज़ा से बातचीत करना चाहती थी। खाने का ऑर्डर दिया गया था और अभी खाना सर्व होने में देर थी। चांदनी ने मौके गनीमत जानते हुए बात का आगाज़ किया। उसकी कोशिश थी कि अबीद रज़ा जो भी बात करे वो बिल्कुल वाज़ह और साफ साफ हो। अबीद, मैंने बाबा जानी से बात की थी अपनी कोर्ट मैरिज की। अबीद रज़ा उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया था। फिर क्या कहा उन्होंने? अबीद रज़ा पुरतजस्सुस अंदाज में पूछने लगा। यकीनन उनको मेरी बात अच्छी लगी होगी। चांदनी हौले से मुस्कुराई और उसकी आंखों में देखती हुई कहने लगी, अबीद, वो लोग, मेरा मतलब है इस तरह कोर्ट मैरिज करने पर उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है। अबीद रज़ा हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगा। उसके होठों से मुस्कुराहट ख़त्म होकर मुस्कान आ गई थी और फिर वो भी एक पतली सी लकीर में बदलते बदलते ख़त्म हो गई। कैसे तहफ़्फ़ुज़ात? वो सिर्फ 2 लफ्ज़ ही बोल पाया था। मुझे किस हद तक चाहते हो अबीद? चांदनी का ये अनोखा सवाल शायद अबीद की समझ से बलातर था। वो इस्तफ़हामिया अंदाज में उसकी तरफ देखने लगा। चांदनी एक सांस अंदर की तरफ खींचती हुई उसका हाथ पकड़कर बोली, अबीद, मैं इतना जानती हूँ कि अगर तुम मुझे ना मिले तो मैं मर जाऊँगी। अबीद रज़ा ने उसका हाथ हौले से दबाया और उसको अपनी कातिल आँखों से घायल करता हुआ बोला, अगर मैं कहूँ कि कुछ ऐसा ही मेरा भी हाल है तो? मुझे यकीन है अबीद, लेकिन जिन लोगों ने मुझे पाला है, मुझे परवरिश और तरबियत में इस तरह आगे बढ़ाया कि अगर मैं अपने वालिदैन के पास होती तो शायद वो भी उनकी तरह मुझे ना बना पाते जैसा कि मैं आज हूँ। तुम क्या चाहती हो चांदनी? अबीद रज़ा ने सवाल मोड़कर उसके जहन पर वज़न डाल दिया था। वो मुस्कुराने की कोशिश करती हुई बोली, तुम कौन हो? अबीद रज़ा से ये पहला सवाल था जो चांदनी ने तकरीबन 2 साल के अरसे में पहली बार पूछा था। वो एक ठंडी सांस भरता हुआ बोला, क्या तुम्हारे मामा बाबा मेरी मोहब्बत को मेरे स्टेटस के साथ कंपेयर करना चाहते हैं? ये भी सवाल था, लेकिन चांदनी के सवाल का जवाब न था। तभी तो वो अभी तक मुतमईन न थी। वो अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाती हुई बोली, तुम्हारे बाबा, मेरा मतलब है कि पापा क्या बिजनेस करते हैं? वो मिल्स ऑनर है। लेकिन तुमने क्यों पूछा चांदनी? शादी तो तुमने मेरे साथ करनी है और ज़िंदगी भी मेरे साथ ही गुजारनी है। वो इस बात में सर हिला कर रह गई तो वो दोबारा बोला, तो फिर मेरे पापा का बिजनेस ही तुम्हारे घर में डिस्कस क्यों हुआ है? चांदनी उसके वज़नी सवाल और वज़नी दलील से मुतमईन थी, लेकिन जो कुछ गुरु और नैना ने कहा था उसका जवाब हनूज़ अबीद रज़ा ने ना दिया था। फ़र्ज़ करो हमारी शादी को तुम्हारे घर वाले एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो फिर मैं क्या करूँगी? चांदनी आज वो तमाम गुंजले खोल देना चाहती थी जिनके सिरे ना मिलने का इजहार गुरु और नैना ने किया था। वो आंखें बंद करके कुछ सोचता हुआ बोला, मैं जब तुमसे शादी करूंगा तो निभा कर भी दिखाऊंगा यार। उसने आंखें खोलकर चांदनी की तरफ देखा। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ और वो मेरी बात ज़रूर मानेंगे चांदनी। अगर ऐसा ना हो सका तो? चांदनी आज क्या चाहती थी इस बात की अबीद को समझ ना आ रही थी। तुम्हें मेरी मोहब्बत पर और मुझ पर कितना एतबार है चांदनी? अबीद रज़ा ने अब वो सवाल किया था जब तक चांदनी करती आ रही थी। एतबार और एतमाद इतना ही है कि मैं तुम्हारे कहने पर अपनी जान भी दे सकती हूँ। चांदनी का लहजा और अज़म सुनकर अबीद रज़ा मुस्कुराते हुए बोला, तो फिर आज बेएतबारी और भरोसे की बातें क्यों होने लगी है? रेस्टोरेंट में इस वक्त काफ़ी लोग थे, जो कि इस बात का सबूत था कि इस रेस्टोरेंट का खाना काफ़ी लजीज होता है। यही वजह थी कि वहाँ मीर भी अपने एक दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में दाखिल हुए तो उनकी नज़र अबीद रज़ा पर पड़ी, जो कि एक लड़की के साथ एक टेबल पर था, जबकि अबीद रज़ा ने उनको ना देखा था। अपने दोस्त के साथ होने की बिना पर वहाँ मीर ऊपर वाले पोर्शन में ऐसी जगह पर चले गए जहाँ से वो आसानी से अबीद रज़ा पर नज़र रख सकते थे। उन्होंने पुरतकल्लुफ़ खाने का ऑर्डर दिया और दोस्त के साथ बातों में मसरूफ़ हो गए और गाहे बगाहे उनकी नज़र अबीद रज़ा पर भी पड़ जाती थी। वो उनकी गुफ्तगू तो ना सुन सकते थे, लेकिन उनको अंदाज़ा हो गया था कि लड़की अबीद रज़ा की ना सिर्फ कॉलेज फ़ेलो है बल्कि कुछ और भी है।
क्योंकि चांदनी का बैग और यूनिफॉर्म बता रहा था कि वो कॉलेज की स्टूडेंट है और उसकी अबीद रज़ा के साथ बेतकल्लुफ़ी बता रही थी कि वह अबीद रज़ा के कॉलेज में ही पढ़ती है। और अबीद रज़ा का उसका हाथ पकड़कर बात करना बता रहा था कि वो लड़की क्लास फेलो भी है और बहुत कुछ भी है। चांदनी, ऐसा करती है कि मैं पापा को तुम्हारे बारे में एतमाद में लेने के लिए कोशिश करता हूँ और वो मामा से बात करेंगे। अबीद रज़ा ने कहा तो वो चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। क्या तुम यानी अंकल से बात करोगे? नो प्रॉब्लम, अब प्यार किया है तो फिर डर कैसा चांदनी? वो पुरज़्म लहजे में बोला तो चांदनी मुस्कुराने लगी। क्या मैं बाबा जानी को बता दूं कि तुम अपने पापा मामा से बात करके उनकी रजामंदी से ही शादी करोगे? अबीद रज़ा ने उसका हाथ हौले से दबाया और बोला, बिल्कुल बता दो। मैं कोशिश करूंगा कि उन दोनों को तुम्हारे घर ले कर आऊं और फिर बाकायदा अच्छे तरीके से बात हो सके। चांदनी बेयकीनी की कैफियत में उसकी तरफ देख रही थी। खाना आ गया था। पुरमज़ा खाने की भाप और तरीके से सजाया गया खाना उन दोनों की भूख को भी बढ़ा रहा था। उन्होंने अपना अपना खाना प्लेटों में निकाला और पुरलुत्फ़ खाने का मज़ा लेने लगे, जबकि उन दोनों की बेतकल्लुफ़ी वहाब मीर को खटकने लगी थी। दूसरी तरफ सालार सेठ वहाब मीर के घर पर पहुंच गया था। उसको मुलाजिम ने वसी ड्राइंग रूम में बिठाया तो उसको वो लम्हात याद आने लगे जब वो इस जगह पर खेला करता था। वो घर को गौर से देखने लगा था। उसके जहन में झमाके से हो रहे थे। उसको वो दीवार भी याद आ गई जिस पर उसकी माँ की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। वो इस दीवार की तरफ घूमा तो अब वहाँ पर वहाब मीर और हिना बेगम की शादी की तस्वीर लगी हुई थी, जिसमें वो दोनों एक दूसरे की तरफ मुस्कुराकर देख रहे थे। सालार के दिल में एक हौक सी उठी, लेकिन उसको अपनी माँ की आवाज़ समातों से टकराती हुई महसूस हुई। आ गए हो? उसने घूमकर अपने इर्द गिर्द देखा तो उसको लगा कि घर की दीवारें मुस्कुरा कर उसको खुशामदीद कह रही थी। वो आंखों में आने वाले आंसुओं को छुपाता हुआ हौले से बोला, हाँ माँ, मैं आ गया हूँ, मैं लौट आया हूँ अपने घर। उसने हौसला और सब्र को अपना हथियार बनाकर जिस तरह अपनी ज़िंदगी के 20-25 साल गुजारे थे, वो उसके दुखों का मदावा करना चाहता था। वो उसको अब भी तहम्मुल और सब्र से ही काम लेना था और उसने आंसुओं को पीकर एक लंबा सांस लिया और सोफे पर बैठ गया। वो इस घर में वहाब मीर के दोस्त का बेटा बनकर आया था कि दुबई में बिजनेसमैन है और अपना बिजनेस पाकिस्तान में भी सेट करना है, और वो तब तक इस घर में रहेगा जब तक वो अपना बिजनेस सेट नहीं कर लेता था। और वो वहाब मीर को अंकल ही कहेगा ताकि किसी को भी इस पर किसी भी किस्म का शक ना हो। उसने कपड़ों की ख़रीदारी से लेकर बैग की ख़रीदारी तक को इंटरनेशनल लेवल का रखा था। हर तरह से फॉल प्रूफ इंतज़ाम करके वो वहाब मीर को ख़बरदार करता हुआ आज उस घर तक पहुंच गया था। मुलाजिम ने वहाब मीर को जाकर बता दिया था कि वो खाने की मेज़ पर थे। इत्तेफाक से पूरी फैमिली भी मौजूद थी। वो सब उठकर वहाँ से ड्राइंग रूम में पहुँच गए थे। हिना बेगम ने एक तीखी और तिरछी नज़र से सालार की तरफ देखा था, लेकिन वो पुरजोश होकर आगे बढ़ा और वहाब मीर के गले लग गया। अंकल जी, वहाब मीर को भी मुस्कुराकर उसका पुरजोश इस्तकबाल करना पड़ा था। वो भी उसको थपथपाते हुए बोले, अरे कैसे हो सालार, कोई मसला तो नहीं हुआ बेटा? उन्होंने कई सालों बाद सालार को बेटा कहा तो भी एक कसक सी दिल में महसूस करता हुआ बोला, अरे नहीं अंकल, मसला कैसा, बस इजी ही पहुंच गया हूँ। दोनों एक दूसरे से अलग हुए तो वहाब मीर बोले, आओ आओ, मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाता हूँ। वो घर वालों की तरफ बढ़े और बारी बारी सबका तारुफ करवाने लगे। ये मेरी मिसेज़ है हिना बेगम। सालार ने उसको सलाम किया मगर तीखे ही अंदाज में। जवाब मिला तो मुस्कुरा कर दिल ही दिल में बोला, ये किस बिल तो मैं ज़रूर निकालूंगा माँ जी। फिर अबीद रज़ा का तारुफ करवाया गया तो दोनों ने ही पुरजोश अंदाज में हाथ मिलाया था। नाइस टू मीट यू, अबीद रज़ा ने कहा तो सालार मुस्कुरा कर बोला, मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। ये स्टूडेंट है और अपनी तालीम का आखिरी साल पूरा कर रहा है, फिर अगले साल इसको इंग्लैंड भेज दूंगा बिजनेस की सूझबूझ के लिए। वहाब मीर ने मुस्कुरा कर अबीद रज़ा का तारुफ मुकम्मल करवाया तो सितारा एक दिल फरेब अदा से आगे बढ़ी तो वहाब मीर बोले, ये मेरी जान, मेरी लाडली बेटी सितारा है और शहर में एक बुटीक चला रही है। तालीम से हाल ही में फारिग हुई है। अस्सलामुअलैकुम। सालार ने सितारा को सलाम किया तो भी मुस्कुराती हुई बोली, कैसे हैं आप? ये तो आपने बताना है। सालार ने फिर बदीहा कहा तो हिना बेगम के माथे पर बल पड़ गए थे। सालार बात को बदलता हुआ बोला, मैं तो मेहमान हूँ, ये फैसला तो आपको करना है कि मैं अच्छा हूँ या बुरा। अच्छा हूँ या फिर कैसा हूँ?
मेहमान तो अल्लाह की रहमत होती है। हिना बेगम की ज़बान में खुजली होने लगी थी। अगर मेहमान ज़्यादा देर रहे तो उसको खुद ही फैसला करना पड़ता है कि वो कैसा है। इस तंज और तल्ख अल्फाज को वहाब मीर समेत सब ने महसूस किया था, लेकिन सालार के होठों पर तंज या मुस्कान को सिर्फ वहाब मीर ने ही महसूस किया था। लो भई, मैं तो भूल ही गया था कि तुम सफ़र से आए हो और थके हुए होंगे। अपने कमरे में चलो, मैं खाना भिजवाता हूँ। वहाब मीर चाहते थे कि सालार अभी के अभी अपने कमरे में चला जाए ताकि उसकी और सालार की गुफ्तगू कोई बखेड़ा ना खड़ा कर दे। उन्होंने मुलाजिम को आवाज़ दी और उसको सालार का सामान ले जाकर उसका कमरा भी दिखाने का कहा और उसको बाद में खाना भी पहुँचाने का हुक्म दिया। फिर चंद मिनट बाद सालार अपने उस कमरे में पहुंच गया था जिसमें उसकी पैदाइश हुई थी। मुलाजिम सामान रखकर जा चुका तो सालार ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और कमरे की हर एक चीज़ को गौर से देखने लगा। उसको उस कमरे में अपनी माँ के रोने की आवाज़ आ रही थी। उसकी सिसकियाँ और आहें सालार के दिलो दिमाग को ज़ख्मी करने लगी थी। वो बेड पर बैठकर अपने बैग से अपनी माँ की तस्वीर निकाल कर उसको बोसा देता हुआ बोला, आपके आंसू पोंछने के लिए आ गया हूँ माँ जी। उसने तस्वीर को अपनी कमीज से साफ किया और बेड पर लगा दी। आप देखना कि मैं अब हिना बेगम का क्या हाल करता हूँ माँ जी। उसकी आंखों से निकलती नफरत की चिंगारियों को इस कमरे की दरो दीवार ने महसूस कर लिया था। वो आगे बढ़ा और कमरे की इकलौती खिड़की का पर्दा सरकाया तो कुदरत की सितम ज़रीफ़ी पर कह कहे लगाने को दिल चाहा, क्योंकि वो कमरा हिना बेगम के कमरे के बिल्कुल सामने था। दरमियान में एक लॉन था और उस कमरे की खिड़की भी खूबसूरत लॉन की तरफ ही खुलती थी। उसने अपने आप को बेड पर गिरा लिया और अपने प्रोग्राम पर अमल दरामद करने के लिए लाया अमल बनाने लगा। लेकिन दरवाजे पर दस्तक सुनकर उसने दरवाज़ा खोल दिया तो मुलाजिम खाना लेकर आया था। उसने मुस्कुराकर खाना लिया और मुलाजिम को अंदर बुला लिया। वह हैरानगी से सालार को देखता हुआ कमरे में एक तरफ खड़ा हो गया। कब से हो इस घर में? सालार ने पहला सवाल किया तो वह आजिज़ी से बोला, गुज़िश्ता 9 सालों से हूँ सर जी। क्या कोई ऐसा मुलाजिम भी है जो गुज़िश्ता 25 साल से इस घर में काम कर रहा हो? शायद मुलाजिम को इस सवाल की कोई मंतक समझ में ना आई थी। वो हैरानगी से बोला, वो जी, मुझे तो इतना पता है कि मेरे आने से पहले राजा इस घर में मुलाजिम था। राजा? सालार ने चबाकर लफ्ज़ राजा अदा किया तो वह इस बात में सर हिलाता हुआ बोला, जी साहब जी, राजा ही इस घर में सबसे पुराना मुलाजिम है और वो आजकल छुट्टी पर गया है, लेकिन कल आने वाला है। मुलाजिम ये बताकर सालार के इशारे का मुंतज़िर था। वो कमरे से बाहर निकल गया तो उसने हाथ धोकर खाना शुरू कर दिया था। खाना काफ़ी लजीज था। ये वो खाना था जो उसने अपने बाप की कमाई से अरसा बाद खाया था और उस पर उसका बहुत हक़ था और अब वो इस हक़ को अच्छी तरह ही इस्तेमाल करने वाला था। फ़ायज़ा ने फ़ोन पर खुशखबरी सुनी तो फूले ना समा रही थी। उसने खुशखबरी शकील अहमद को सुनाई कि वो नाना और ख़ुद ना फ़ायज़ा नानी बनने वाली है। शकील अहमद भी खुश हो गए थे। वो खुश होकर बोले, वैसे फ़ायज़ा बेगम, अल्लाह का शुक्र है कि हमें मनाहिल की तरफ से ठंडी हवा ही आ रही है। फ़ायज़ा बेगम भी मुस्कुराती हुई उनके पास सोफ़े पर बैठ गई। हाँ जी, ये तो है। मैं ना कहती थी कि शर्जील अच्छा लड़का है और फिर शमा आपा के घर में मनाहिल खुश भी रहेगी। शकील अहमद एक ठंडी सांस भरते हुए बोले, हाँ फ़ायज़ा बेगम, शमा आपा ख़ुद भी तो काफ़ी साबिर औरत है। उन्होंने जिस तरह ज़िंदगी की तलखियों में मुस्कुराते हुए अपने दोनों बेटों की परवरिश की है, कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि अगर कोई और औरत होती तो शायद इतने दुख बर्दाश्त करके वो जी ही ना पाती। फ़ायज़ा उनकी तरफ देखती हुई बोली, आप ठीक कहते हैं। जब बादशाह ने उनको तलाक दी थी तो बाजी ये सदमा बर्दाश्त ही ना कर पाई थी। फ़ायज़ा बेगम भी काफ़ी दुखी होने लगी थी। उसको बेटी के उम्मीद से होने की खबर को कुछ देर के लिए भूलना पड़ा था। वाकई शमा आपा ने बहुत सब्र और हौसले से ज़िंदगी की मुश्किलात का मुकाबला किया है। शकील अहमद अखबार सीधा करते हुए अपनी ऐनक को नाक पर रखते हुए बोले, वैसे फ़ायज़ा बेगम, तुम कभी शमा आपा से पूछना तो सही कि उनकी बेटी का कोई इल्म हुआ है कि या नहीं। फ़ायज़ा बेगम उनकी तरफ देखती हुई बोली, आप भी कमाल करते हैं। शमा आपा को कौन सा पहचान थी अपनी बेटी की। वो सिर्फ 6 दिन तो उनके पास रही थी। उस जालिम बादशाह उनकी गोद से छीन कर ले गया था। पता नहीं उस जालिम और बदबख्त ने उस बच्ची को कहाँ फेंका होगा। ना मालूम वो बेचारी जिंदा भी होगी। फ़ायज़ा बेगम का खदशा भी दुरुस्त था, क्योंकि शमा ने उनको बताया था कि वो बादशाह के पीछे ही भागी हुई निकली थी। वो नंगे पाँव और नंगे सर गलियों बाजारों की खाक छानती फिरती थी, लेकिन उसको ना ही जालिम बादशाह मिला था और ना ही उसकी बेटी का पता चला था।
अच्छा, वैसे बादशाह क्या करता होगा? शकील अहमद अफसोस से बोले थे। पता नहीं मुझे, आपा ने उसको खबर आखिरी बार भीख मांगते हुए देखा था, वो अंधा हो चुका है। फ़ायज़ा बेगम नफ़रत से बोली तो शकील अहमद बोल पड़े, इसे कहते हैं मकाफ़ात अमल का शिकार। फ़ायज़ा बेगम इस बात में सर हिला कर रह गई। अच्छा भाई, आपने ये खुशखबरी तहरीम को सुनाई है या अभी नहीं? शकील अहमद मुस्कुराते हुए बोले तो फ़ायज़ा भी मुस्कुराने लगी और बोली, मैं अभी बताती हूँ। उठकर अंदर जाने लगी तो दोबारा शकील अहमद की तरफ देखती हुई बोली, हम क्यों ना शाम को उनके घर चले, मिठाई भी ले जाएंगे। शकील अहमद उसकी जानिब देख कर बोले, क्या हमारा जाना मुनासिब होगा? हम बेटी वाले हैं भाई। फ़ायज़ा बेगम दोबारा शकील अहमद के पास बैठ गई। तो क्या हुआ, बेटी भी अपनी है और बेटा भी अपना है। वो कौन सा मनाहिल के ससुराल वाले बने हैं जो हम उनसे समधी और समधन वाला सलूक करें। शमा आपा मेरी बहन है, अब वो ही तो रह गई है मेरी। फ़ायज़ा की तफसील सुनकर शकील अहमद मुस्कुराने लगे और बोले, ठीक है सरकार, जो हुक्म हो। फ़ायज़ा बेगम भी एक ख़ास अदा से मुस्कुराती हुई अंदर की जानिब चली गई। वो तहरीम को खुशखबरी सुनाने के लिए अंदर गई थी। दूसरी तरफ तेज़ बरसती बारिश ने आज भी काम से बादशाह की छुट्टी करवा दी थी। वो अपने इस एक कमरे के घर में ही ज़मीन पर बिछे हुए गद्दे पर लेटा हुआ था। उसको शमा मिली थी, लेकिन आज भी शमा की नफ़रत इस तरह ताज़ा थी कि जैसे वो पहले दिन बादशाह से मिली हो और उसके ज़ख्म अभी तक ताज़ा ही हों। लेकिन शमा उन गलियों में क्या कर रही थी? ये ख्याल आते ही बादशाह को एक झटका लगा। क्या शमा उन गलियों में से ही किसी एक गली में रहती है? वो खुद ही बड़बड़ाया था। उसने शमा से माफ़ी मांगी थी, लेकिन उसने माफ़ ना किया था। वो शमा को बताना चाहता था कि उसकी बेटी मिल गई है, लेकिन वो शमा को अब कैसे ढूंढेगा, कहाँ तलाश करेगा? वो उसको किन गलियों और किन बाज़ारों में किस तरह ढूंढेगा? वो कैसी सदा लगाए कि उसको शमा दोबारा मिले, वो उसको बता सके कि उसकी बेटी हिजड़ों के घर में है। वो खुद ही सर को पीटने लगा था। वो अंधा हो चुका था। उसकी बीनाई बेटी की सिसकियों और शमा की बद्दुआओं ने छीन ली थी। वो उनसे माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन वो चांदनी को किस तरह बताए कि वही उसका बाप है और वो उसकी बेटी है। लेकिन वो तो नफ़रत करेगी, उसको धुतकार देगी, उसको 22 साल पुराने वाक़े के ताने देगी, उसको बाप तस्लीम नहीं करेगी। मैं क्या करूँ मौला, क्या करूँ? उसने माथे को पीटना शुरू कर दिया तो साथी ने उसका हाथ पकड़कर उसको पीटने से मना किया। पागल हो गए हो बादशाह, क्या कर रहे हो? साथी वाकई उसका साथी था। उसने गम और दुख में उसका बहुत साथ दिया था। अब भी वो उसका हौसला देने वाले अंदाज में डांटते हुए समझा रहा था। बादशाह, ऐसा मत कर यार, अल्लाह ने मना फरमाया है। साथी की बात सुनकर वो रोता हुआ बोला, साथी यार, मैं अल्लाह से माफ़ी भी मांगता हूँ, उसके सामने रोता भी हूँ, गिड़गिड़ाता भी हूँ, लेकिन उसको मेरी आहों और सिसकियों पर तरस क्यों नहीं आता? वो तो रहमान और रहीम है, फिर मुझ पर रहम क्यों नहीं करता? क्यों रहम नहीं करता मुझ पर? साथी ने देखा बादशाह बच्चों की तरह रोने लगा था। साथी ने आगे बढ़कर उसको सीने से लगा लिया और हौसला देते हुए बोला, अल्लाह बड़ा बेनियाज और रहम करने वाला है बादशाह, लेकिन वो फरमाता है कि हुकूक अल इबाद की पूरी पूरी पूछगछ होगी। वो अपने हुकूक तो माफ़ फरमा देगा, लेकिन बंदों पर हुकूक, जो हुकूक है वो माफ़ नहीं फरमाता। तो फिर तुम ही बताओ साथी, मैं क्या करूं? किस दीवार से जाकर सर फोड़ूं कि उसको मेरी हालत पर रहम आ जाए? वो मुझे कोताहियों समेत इस तरह देखे कि मैं ढल जाऊं, मुझे अपने फजल करम की बारिश में इस तरह भिगो दे कि मेरा हर गुनाह, मेरी हर गलती, मेरी हर कोताही उसकी रहमत की बारिश में हर कतरे के साथ ढल जाए। वो कुछ सोचता हुआ अपने बिस्तर से उठा और साथी को हैरानगी के आलम में छोड़ता हुआ दीवार का सहारा लेकर तेज बरसती बारिश में गली में आ निकला। छाजो बरसने वाले मीना ने उसको आन की आन में ही शराबोर कर दिया था। वह आसमान की जानिब हाथ उठाकर अपने चेहरे को ऊपर करता हुआ बोलने लगा, रहमान है तू, रहम कर, अपने नाम की लाज तो रख ले। क्या लोग तुझे सिर्फ जब्बार और कहार ही समझते रहेंगे? करीम है, करम कर दे, रहीम है, रहम कर दे, गफूर है तो अब तक किए गए गुनाहों को बख्श दे। मेरे मालिक, मेरी ताकत और दौलत के नशे में मैं अंधा होकर बादशाह ही बन बैठा था, पर मेरे मालिक, मैं तुझे भूल गया था। असल बादशाह तो तू ही है, असल बादशाह तो तू है। मुझे माफ़ कर दे, तुझे तेरी रहमत का वास्ता, तुझे तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता। बादशाह ने ये अल्फाज अदा किए तो ज़ोरदार कड़ाके की बिजली चमकी और दूर कहीं इस तरह गिरी कि लोग इस्तग़फ़ार करने लगे थे। हाँ,
अब आया ना मज़ा, बादशाह कह कहा लगाने लगा था और फिर वो तेज़ बारिश में नाचने लगा था। महबूब का वास्ता दिया है तो जवाब दिया है तूने, वाहिद है ना, ला वहदहू ला शरीक है, लेकिन महबूब को साथ साथ रखा है। वज़ू में, अज़ान में, नमाज में, कलमे में, कुरान में, वाह वाह वाह, क्या रंग है तेरी ज़ात के, मालिक कायनात है तू, कुन कहे तो कई जहान तख्लीक, और ना मर्जी हो तो इस फ़कीर का एक छोटा सा काम भी नहीं करता। वाह वाह, तेरी शान है, तेरी बातें, तेरी मंतख तू ही जाने, लेकिन लेकिन मेरे मालिक, मैं तुझे तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देता रहूँगा, उसकी काली कमली का वास्ता, इस काली कमली के एक एक सूत का वास्ता, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ फरमा दे, माफ़ फरमा दे। वो दीवानों की तरह एक तरफ को भाग निकला था, लेकिन फिर तेज़ बारिश में शायद कार के ड्राइवर ने उसको ना देखा था। वो तेज़ी के साथ कार को बादशाह से टकरा कर खासा घबरा गया था, क्योंकि बादशाह उसकी गाड़ी से टकरा कर कई फुट दूर जा गिरा था और दोबारा ना उठ पाया था। लेकिन उसके गिर्द लोग जमा हो गए थे और फिर कार को भी लोगों ने घेर लिया। तो अबीद रज़ा को बाहर निकलकर तेज़ बारिश में बादशाह को देखकर उसकी तो रूह ही फना हो गई थी, क्योंकि उसके माथे से काफ़ी खून निकल रहा था। अस्पताल ले चलो, अस्पताल ले चलो, ये साथी फ़कीर था जो रोए जा रहा था और चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, ये मर जाएगा, इसे अस्पताल ले चलो, तुम्हें खुदा का वास्ता। दूसरी तरफ शमा को गुमसुम देखकर मूसा उसके पास आकर बैठ गया था। उसने माँ का हाथ थाम कर उनकी तरफ देखा और प्यार से बोला, माँ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है? वो शमा बीबी का हाथ हिला रहा था। वो मूसा की तरफ देखती ही बोली, मूसा, काश कि शर्जील भी तुम जैसा होता। शमा बीबी की आवाज़ में दुख का अंसर नुमाया था। मूसा हल्के से अंदाज में मुस्कुराया, माँ जी, पांचों उंगलियां बराबर होती तो इंसान के वजूद का निज़ाम शायद इस तरह काम ना करता जैसा कि उंगलियों के बराबर ना होने पर काम कर रहा है। शमा बीबी ने भी दुनिया की ऊंच नीच देखी हुई थी। मूसा की बात समझती हुई बोली, लेकिन पांचों उंगलियां एक हाथ की तो होती है बेटा। सौगवारी ने उनके लहजे को अजीब सा बना दिया था। मूसा उनकी गोद में सर रख कर तख्त पोश पर लेट गया था। वो प्यार से उसके बालों में उंगलियां फेर रही थी। माँ जी, एक हाथ के साथ जुड़े रहना उंगलियों की मजबूरी है, क्योंकि अलग अलग होकर वो अपना काम आसानी से और अच्छी तरह नहीं कर सकती। वो दूर तक देखती हुई बोली, मूसा, तो फिर एक ही माँ की औलाद एक ही तरह होकर एक माँ के साथ ही रहना क्यों नहीं चाहती? मूसा हैरान होकर उठा और उनके सते हुए चेहरे की तरफ देखता हुआ बोला, क्या शर्जील भाई ने कुछ ऐसा कहा कि वो आपसे, मेरा मतलब है कि हमसे अलग होना चाहते हैं? मूसा के लहजे में दुख कूट कूट कर भरा हुआ था, लेकिन शमा बीबी ने नफ़ी में सर हिलाकर उसके ख्यालात और बात की नफ़ी की तो वो कुछ पुरसुकून हुआ। तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा माँ जी? मुझे लगा कि शर्जील भाई को आपसे कुछ कहा, शर्जील भाई ने आपसे कुछ कहा है। उसका हाथ पकड़ती हुई बोली, ऐसी कोई बात नहीं है और तुम फिक्र ना करो, शर्जील ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन इस दिन हीरा बदमाश का घर आना मुझे खौफजदा कर गया है। मूसा ये सुनकर चौंक गया, क्या माँ जी, हीरा बदमाश यहाँ आया था? हाँ मूसा, शर्जील की वजह से वो इस घर की दहलीज पार करके यहाँ तक आ गया है। अगर उसको रोका ना गया तो वो इस घर के किसी भी कमरे में जा सकता है, क्योंकि उसका अंदाज और लबो लहजा बता रहा था कि उसने शर्जील से कुछ पैसे भी लेने हैं। लेकिन माँ जी, कौन से पैसे, और शर्जील भाई से ही क्यों? मूसा की हैरत फितरी और हकीकी थी। वो जानता था कि हीरा बदमाश है और इस मोहल्ले में जुए का अड्डा बहुत ही धड़ल्ले से चला रहा था, क्योंकि पुलिस उसकी जेब में थी और वो काफ़ी बड़े बड़े ताल्लुकात भी रखता था। शायद शर्जील ने जुआ हारा है और उसने हीरा से पैसे उधार लिए थे। शमा बीबी की भर्राई हुई आवाज़ ने उनके ज़ब्त का बंधन तोड़ दिया था और कमज़र्फ आंसू उनकी आंखों से निकल कर गालों पर बहे तो उनके साथ साथ बरामदे में खड़ी मनाहिल की दोनों आंखों से भी आंसू रवा थे, क्योंकि वो मूसा और शमा की सब बातें सुन चुकी थी। उसने अपने लरसते होठों को बमुश्किल दबाकर अपनी सिसकी को रोका था। लेकिन माँ जी, हीरा का मामला तो शर्जील भाई को घर से बाहर ही देखना चाहिए था। ये क्या कि शर्जील भाई जुआ खेलते हैं? मूसा की आवाज़ मनाहिल के कानों तक पहुंची तो वो और भी रोने लगी थी। उससे ज़ब्त ना हो रहा था। वो अपने कमरे की जानिब चली गई। मूसा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि शर्जील इस तरह की हरकतें करके हमसे अलग क्यों होना चाहता है। अगर उसको पुलिस पकड़ कर ले जाए या फिर हीरा बदमाश को नुकसान पहुंचा दे तो मैं क्या करूंगी मूसा?
क्या करूँगी? आप फिक्र नहीं करें, मैं शर्जील भाई से बात करूँगा। शमा बीवी मूसा की बात सुनकर खौफजदा नज़रों से उसकी तरफ देखकर नफ़ी में सर हिलाती हुई बोली, नहीं मूसा, तुम उससे बात ना करना, वो बदतमीज़ी करेगा। वो तुमसे बड़ा है बेटा, मैं खुद ही उससे बात करूँगी। मूसा समझता था कि शमा बीबी इन दोनों भाइयों के झगड़ने के खौफ से खौफजदा है। वो उठकर जाने लगी तो मूसा की तरफ देखकर मुस्कुराती हुई बोली, तुम्हें पता है तुम चाचा बनने वाले हो। मूसा को पहले तो समझ ना आई, और जब वो समझा तो हुर्रे का नारा लगाता हुआ तख्तपोश से उतरा और शमा बीबी को अपने हाथों से उठाकर झूमने लगा। तो वो हंसती हुई कहने लगी, अरे क्या कर रहे हो, मुझे गिरा ना देना मूसा। शमा बीबी भी मुस्कुरा रही थी। मूसा ने उनको आहिस्ता से ज़मीन पर उतारा और बोला, चाचा यानी कि मूसा साहब अब चाचा बनेंगे। आप देखना माँ जी, मैं उसको कंधों पर उठाकर पार्क में ले जाया करूँगा। वो मेरे साथ लाड़ियाँ किया करेगा और फिर वो मेरी गोद में पेशाब भी किया करेगा। मूसा तो दीवानों की तरह खुश हो रहा था। मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। वो किचन की जानिब जाने लगी तो उनको याद आ गया कि सालार भी उनके हाथ की चाय पीकर खुश होता था। सालार नहीं आया आज। शमा बीबी की बात सुनकर मूसा को बात संभालना थी। वो बेदिहानी में बोला, माँ जी वो सो रहा होगा, हड हराम है पूरा। मूसा को याद आया कि सज्जन ने शमा बीबी को चांदनी के घर वालों से बात करने का कहा था। वो शमा बीबी के पास आया और पूछने लगा, माँ जी आपने चांदनी के घर वालों से सालार की बात की या अभी नहीं? शमा बीबी मुस्कुराने लगी, मैंने गुरु और नैना से बात कर ली है। वो कह रहे थे कि चांदनी से पूछकर मुझे बता देंगे। वैसे माँ जी आपका क्या ख्याल है कि चांदनी के घर वाले मान जाएंगे क्या? मूसा की बात सुनकर शमा बीबी भी एक बार तो ठिठक गई थी, लेकिन फिर हौसले से बोली, मुझे उम्मीद है कि चांदनी सालार की दुल्हन ही बनेगी। इतने पुख्ता यकीन की वजह? मूसा शरारत से बोला तो शमा बीबी ने उसके कान को पकड़कर खींचा और बोली, अगर तुम मेरी बेटी होती तो मैं तुम्हारी शादी भी सालार से करा देती। मूसा कह कहा लगाकर हंसा तो शमा बीबी उसका कान छोड़ती हुई किचन में घुस गई। मूसा उनकी बात समझता हुआ बोला, वैसे माँ जी ये सालार है ही इतना अच्छा कि कोई भी उससे अपनी बेटी की शादी करने में फ़ख्र महसूस करेगा। शमा बीबी भी हंसते हुए उसके लिए चाय बनाने लगी थी और मूसा सोच रहा था कि अगर हिजड़ों को पता चल जाए कि सालार मिल्स ऑनर का बेटा है तो वो एक पल भी ना सोचे और सालार के लिए चांदनी की हाँ कर दे। और अभी सालार की तरफ से उसको इजाज़त ना थी कि वो उसका असली चेहरा जाहिर करता। दूसरी तरफ अबीद रज़ा को नई मुसीबत ने ही घेर लिया था। वो अपने दोस्त के घर से वापस आ रहा था कि तेज़ बारिश ने हर तरफ पानी ही पानी कर दिया था। अब उसने सड़क के बीचों बीच अचानक आ जाने वाले अंधे बादशाह को ना देखा था। वो उसकी तेज़ रफ्तार कार से टकराकर कई फुट दूर जा गिरा था और पहली नज़र में तो उसको यही लगा था कि वो फ़कीर मर गया है, लेकिन साथी के शोर मचाने पर उसको कुछ हौसला हुआ कि वो फ़कीर ज़िंदा है। उसको फौरी इमदाद की ज़रूरत है। अबीद रज़ा की सारी हिस्सें काम करने लगी थी। उसने जल्दी से गाड़ी से निकलकर लोगों को परे परे हटाया और बादशाह को दोनों बाजुओं पर उठाता हुआ गाड़ी में डालकर अस्पताल की जानिब जाने लगा। तो लोगों ने साथी को भी ज़बरदस्ती उसकी गाड़ी में बिठा दिया, क्योंकि सभी जानते थे कि ये दोनों फ़कीर एक दूसरे के साथी हैं। अस्पताल में डॉक्टर ने पहले तो इस एक्सीडेंट केस को लेने से इनकार किया, तो अबीद रज़ा ने अपना नाम और ताल्लुकात की बिना पर डॉक्टर्स ने उसके दस्तखत करवा लिए कि अगर पुलिस ने उनको अस्पताल के अमले को तंग किया तो अबीद रज़ा जिम्मेदार होगा। बादशाह को ऑपरेशन थिएटर में ले गए थे। अबीद रज़ा बरामदे में टहलने लगा था, जबकि साथी अस्पताल के फर्श पर ही बैठकर रोने लगा था। अबीद रज़ा को एकदम ख्याल आया था कि वो साथी से बादशाह के मुतालिक कुछ मालूमात ले। वो उसको कंधे से पकड़कर प्लास्टिक की कुर्सी पर बिठाता हुआ पूछने लगा, ये आपका भाई है क्या? साथी ने रोती हुई आंखों से उसकी तरफ देखा और आहिस्तगी से बोला, ये फ़कीर है साहब, और मैं भी फ़कीर हूँ। फिर मेरा भाई ही हुआ ना। अबीद रज़ा को हमेशा ऐसे लोगों से खौफ ही आया करता था जो पढ़े लिखे तो ना होते थे, लेकिन जब गुफ्तगू करते थे तो बड़े बड़े दानिश्वर मुफक्किर भी उनके सामने पानी भरते हुए नजर आने लगते थे। आप ही पैसे रख लें और ये मेरा नंबर है। अबीद रज़ा ने अपने पर्स से हज़ार के कई नोट साथी को ज़बरदस्ती थमाते हुए कहा, और एक कार्ड पर अपना नाम और नंबर भी लिख कर दिया। अगर कोई भी मसला हो तो मुझे कॉल कर देना। वो जाने लगा तो साथी आहिस्तगी से बोला, अगर बादशाह मर गया साहब तो? उसकी आवाज़ ने अबीद रज़ा के कदम जकड़ लिए थे। वो वापस मुड़ता हुआ साथी के पास आया और एक लंबा सा
और एक लंबा सांस अस्पताल के बरामदे में छोड़ता हुआ बोला, अल्लाह से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, उन्हें कुछ नहीं होगा, आप फिक्र नहीं करें। अबीद रज़ा के कपड़े भी पानी से शराबोर हो चुके थे और उसको हल्की हल्की सर्दी भी महसूस हो रही थी। वो जल्दी से घर पहुंचना चाहता था, लेकिन उसको देर हो रही थी। उसने देखा कि डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल रहा था। वो तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ डॉक्टर से पूछने लगा, अब कैसी तबीयत है इनकी? साथ ही भी कांपता हुआ आगे बढ़ा तो डॉक्टर ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया, उनके दिमाग पर चोट लगी है और वो बेहोश है। अक्सर ऐसा होता है कि ऐसे एक्सीडेंट में मरीज की बीनाई चली जाने का खतरा होता है। डॉक्टर ने एक पर्ची अबीद रज़ा की तरफ बढ़ाई और बोला, आप ये दवाएं ले आए और दुआ करें कि इनकी बीनाई ना ख़त्म हो गई हो। अबीद रज़ा खासा घबरा गया था। वो पर्ची लेकर बाहर की जानिब भागा तो साथी ने डॉक्टर को रोक लिया और आजिज़ी से बोला, बादशाह तो पहले से ही अंधा है डॉक्टर साहब। ये फिक्रा सुनकर डॉक्टर ने हैरत से उसकी तरफ देखा। क्या? जी डॉक्टर साहब, साथी ने इस बात में सर हिलाया। एक ऐसे ही एक्सीडेंट में 20 साल कबल उसकी बीनाई चली गई थी, वो तब से देख नहीं सकता। डॉक्टर ने हैरत से साथी की तरफ देखा और वापस ऑपरेशन थिएटर में घुस गया। अबीद रज़ा दवाइयाँ ले आया था। उसको बार बार घर से कॉल्स आ रही थी और वो जान छुड़ाना चाहता था। उसने साथी को दवाइयाँ और पर्ची पकड़ाई और बोला, तुम किसी भी किस्म की फिक्र ना करना, मैं इधर ही हूँ, अभी आ जाता हूँ। वो ये कहकर 9-2-11 होने के लिए तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ अस्पताल से बाहर निकल गया। साथ ही दवाइयाँ लेकर ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा हुआ था। बादशाह की ज़िंदगी और सलामती के लिए दुआएं मांग रहा था। ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला तो वही डॉक्टर बाहर निकला और उसके पीछे ही बादशाह को एक स्ट्रेचर पर लिटाकर बाहर लाया गया। उसका तमाम चेहरा और सर सफ़ेद पट्टियों से लपेटा गया था और वो बेहोश था। हम इसको वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, आप इसके इलाज और अस्पताल के अखराजात का इंतज़ाम कर लें। डॉक्टर ने एक नर्स को इशारा किया कि वो साथी को समझा दे कि उसको क्या क्या करना है। नर्स साथी को समझाने लगी, जबकि बादशाह को एक मर्दाना वार्ड में एक बेड पर शिफ्ट कर दिया गया था। साथी ने तकरीबन आधे घंटे के भाग दौड़ के बाद बादशाह को एडमिट करवा दिया था। उसने नर्स से पूछा कि बादशाह को कब तक होश आ जाएगा, तो जवाब मिला कि अभी 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। साथी ने दवाइयाँ और चार्ट बादशाह के बेड के सिरहाने के पास बनी हुई छोटी सी अलमारी में रखी और ख़ुद वार्ड से बाहर निकल आया। वो एक बार घर जाकर दरवाजे को ताला लगाना चाहता था और बादशाह के लिए कंबल और तकिया भी ज़रूरी था। क्योंकि सर्दी बढ़ रही थी, वो रिक्शा में बैठकर घर पहुंचा था। उनके घर का दरवाज़ा किसी ने बाहर से लगा दिया था। सादी को डर था कि उनकी जमा पूंजी ही चोरी ना हो जाए, लेकिन जब वो घर में दाखिल हुआ तो उसकी हर चीज़ अपनी जगह पर ही पड़ी हुई मिल गई थी। उसने बादशाह के पैसे एक रोशनदान में रखे हुए थे। वहाँ पर तमाम रकम जो कि तू मौजूद थी। उसको सुकून हुआ था। उसने वो पैसे भी गिने जो अबीद रज़ा ने उसको अस्पताल में दिए थे। वो 21,000 रुपये थे। उसने बादशाह की रकम में 15,000 रुपये रखकर बाकी 6,000 रुपये अपने खुश्क कपड़ों में रख लिए जो उसने पहनकर अस्पताल जाना था। अब वैसे भी बारिश थम गई थी और दिन के 2 बजने वाले थे। उसने अपने कपड़े बदले और एक कंबल और तकिया लेकर दोबारा अस्पताल जाने के लिए घर से निकला तो बाहर वाले दरवाजे को ताला लगाना ना भूला था। उसने बादशाह के लिए कुछ फ्रूट खरीदा और रिक्शा में बैठकर अस्पताल जा पहुंचा था और बादशाह हनूज बेहोशी की हालत में बेड पर पड़ा हुआ था। दूसरी तरफ शर्जील आज कितने ही दिनों बाद हीरा जवारी की बैठक में पहुंचा था। हीरा ने उसकी तरफ अचड़ती नज़र डाली और फिर गेम में मगन हो तमाम जवारियों की तरफ देखता हुआ बोला, शर्जील बाओ, बाहर आ जा, बाहर चलकर बात करते हैं। शर्जील भी उसके रूखे अंदाज को अच्छी तरह समझता था। वो खामोशी से हीरा पहलवान के साथ बैठक से बाहर निकल गया था। अब वो दोनों घर के बाहर एक बेंच पर बैठे हुए थे। हीरा उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला, देख भाई बाऊ शर्जील, हमारे धंधे के कुछ उसूल होते हैं और जो उन उसूलों को तोड़ता है ना। हीरा ये कहकर अपनी मूंछों को ताव देने लगा और जानबूझकर कुछ तौक़ुफ़ के बाद बोला, तू तो जानता ही है कि हीरा यारों का यार है यार। शर्जील ने उसका हाथ अपने कंधे से हटाया और ज़रा गुस्से से बोला, हीरा पहलवान, मेरा भी एक उसूल है। धंधे का तमाम हिसाब किताब धंधे पर हिसाब करता हूँ। हीरा को शायद उसकी बात समझ ना आ सकी थी। वो हैरत और इस्तेजाब में शर्जील की तरफ देखता हुआ बोला, तो फिर कर हिसाब किताब साफ। लेकिन तुमने मेरे घर आकर जो बदतमीज़ी की है ना, वो मुझे खड़क रही है। पहलवान, शर्जील ने दिल की बात ज़बान से अदा की तो हीरा पहलवान हंसता हुआ एक बार फिर उसके कंधे पर हाथ मारता हुआ बोला, शर्जील बाऊ, लगता है तू गुस्सा कर गया है। मैं भरजाई को सलामी देने गया था यार। शर्जील की भवेतन गई थी। वो हीरा को घूरता हुआ खामोश हो गया था।
गुस्सा ना कर यार, तुझे तो पता ही है कि हम धंधा तो गलत करते हैं पर हमारी निगाह गलत नहीं होती। कितने पैसे हैं तेरे, निकाल खाता। शर्जील ने कहा तो हीरा ने ककोतीली को आवाज़ दी तो वह अंदर से एक कॉपी लेकर आ गया जिस पर सब जुआरियों के हिसाब किताब लिखे हुए थे। उसने कॉपी हीरा को दी और उसके पीछे खड़ा होकर हीरा के कंधे दबाने लगा। हीरा ने कॉपी खोलकर उसके वर्क पलट कर शर्जील का नाम निकाला और उसको देखता हुआ बोला, 1.5 लाख रुपया है शर्जील। वाओ। शर्जील इतनी बड़ी रकम सुनकर घबराने की बजाय हंसता हुआ बोला, बस मैं समझा कोई 2-3 करोड़ हो गया है। हीरा उसकी बेनियाजी पर हैरान था। शर्जील बोला, पहलवान जी ये खो है, खो और खोदी मिट्टी खोनो ही लग दी है। मैं समझा नहीं बाऊ। हीरा पहलवान उसको अपनी ढप पर ला रहा था जबकि शर्जील उसको अपनी बिछाई हुई पटरी पर रेलवे के इस इंजन की तरह चलाना चाहता था जो अकेला ही रह जाता है और फिर एक दिन चलता चलता थक कर एक बंद पटरी पर खड़ा हो जाता है। 3 लाख रुपया उधार दे, अभी खाता साफ कर दूंगा तेरा। शर्जील ने कहा तो हीरा के दिमाग की रग फड़कने लगी। वो गुस्से से तिलमिलाता हुआ उठा तो शर्जील भी उठकर खड़ा हो गया और उसकी आंखों में आंखें डालता हुआ बोला, तेरी भाभी का जेवर तुझे ला दूंगा अगर हार गया तो। शर्जील की आंखों से कमीनगी साफ झलक रही थी और हीरा ऐसी कमीनगी को अच्छी तरह से जानने का माहिर था। वो मुस्कुराया और फिर कहकहा लगाकर बोला, बड़ा ही कमीना है बाऊ तू तो। वो फिर उसके कहकहे में शर्जील का कहकहा भी शामिल हो गया था। दूसरी तरफ खाने की मेज़ पर वहाब मीर की तमाम फैमिली मौजूद थी और एक फ़र्द का इजाफा हो गया था और वो फ़र्द ज़बरदस्ती का मेहमान बनकर आ गया था। लेकिन वो हकीकत में इस घर का और जायदाद का वारिस था और वो सज्जन मज़दूर से सालार मिर्ज़ ओनर बन जाना चाहता था। उसकी कोशिश और लगन क्या रंग लाने वाली थी, ये हालात पर मुनहसर था। सितारा ने एक अचटती सी निगाह सालार पर डालते हुए पूछा, आपको कैसा लगा हमारे घर में आकर? उसका इस तरह सालार से पूछना सालार को बहुत अच्छा लगा था, लेकिन हिना बेगम को जहर भरा नश्तर लगा था। वो सालार को पसंद ही ना करती थी। उसकी कोशिश थी कि जितनी भी जल्दी मुमकिन हो वो यहाँ से चला जाए। बिल्कुल अपने घर जैसा ही लगा, सालार ने कहा तो वह मीर के चेहरे की रंगत जर्द हो गई। बल्कि ऐसा लगा कि मैं काफ़ी सालों बाद आपके घर नहीं अपने ही घर लौट आया हूँ। सालार को ऐसी बातें नहीं करना चाहिए थी हिना, क्योंकि हिना बेगम और वहाब मीर के दरमियान एक मुआहदा हुआ था कि उसका पहला बेटा इस घर में कभी भी नहीं आएगा और वहाब मीर अपने इस वादे पर कायम थे। लेकिन अब सालार की गुफ्तगू बता रही थी कि वो उसका पोल खुलने पर तुला हुआ है। वैसे सालार भाई, आप दुबई में क्या करते थे? अबीद रज़ा ने पहली बार उसको भाई कहा तो वो हौले से मुस्कुराकर वहाब मीर की तरफ देखने लगा। तो अबीद रज़ा दोबारा बोला, मेरा मतलब है कि बिज़नेस क्या है जिसको आप पाकिस्तान में भी फैलाना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब देना सालार के लिए कोई मुश्किल न था, क्योंकि वो ऐसे ही कड़वे सवालों की तैयारी करके ही यहाँ आया था। वो मुस्कुराता हुआ बोला, तुम तो जानते हो कि आज का दौर जदीद दौर है और जदीद दौर में काम भी जदीद ही होना चाहिए। मेरा वहाँ पर गाड़ियों का बहुत बड़ा शोरूम है। ये सुनकर वहाब मीर के हाथों से चम्मच गिर गया था, क्योंकि सालार ने लंबी नहीं छोड़ी थी बल्कि बहुत ही लंबी छोड़ दी थी। मैं जापान से गाड़ियाँ इंपोर्ट करता हूँ और अब मेरा मकसद है कि मैं पाकिस्तान में भी ऐसा एक शोरूम बनाऊँ। क्या ख्याल है अंकल? उसने आखिरी फिक्रे की आखिरी अल्फाज वहाब मीर की तरफ देखकर अदा किए तो वो खिसियाने से होकर बोले, हाँ भाई हाँ, क्यों नहीं, काम तो बढ़ाना चाहिए। वो इतना ही कह पाए थे। खाना भी बातों के साथ साथ ही तनावल किया जा रहा था, लेकिन हिना बेगम ने जाने कब से एक सवाल जहन में लिए बैठी हुई थी। उनसे भी रहा ना गया था, तो वो सालार की तरफ देखती हुई बोली, और तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं? इस सवाल ने वहाब मीर और सालार को भी चौंका दिया था। अब असल में सालार की जहानत का इम्तिहान होने वाला था। वो मुस्कुराता हुआ कर्बनाक आवाज़ में बोला, अम्मी तो अल्लाह को प्यारी हो गई है और अब्बू मेरे साथ ही होते हैं। बहुत बड़ी बात कही थी जो वहाब मीर की इज्जत रख गई थी, क्योंकि उन्होंने सालार को अपने दोस्त का बेटा कहकर मुतारिफ़ करवाया था। अगर सालार कोई और जवाब देता तो शायद बात बिगड़ भी सकती थी। हिना बेगम ने एक लंबी सी हूँ की और दोबारा खाना खाने में मसरूफ़ हो गई। अगर बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ कि आपका बुटीक कैसा चल रहा है? इस बार सालार ने सितारा से सवाल किया था, क्योंकि पहली ही तारुफी मुलाकात में वहाब मीर ने बताया था कि सितारा शहर में एक बुटीक चला रही है। ज़बरदस्त। एक्चुअली काम तो ममा ने स्टार्ट किया था, मुझे तो प्लेट में रखा हलवा मिला
रखा हुआ हलवा मिला है। उसकी बात पर सभी हंसने लगे थे। हिना बेगम के होठों पर भी मुस्कान फैल गई थी क्योंकि उनकी तारीफ जो की गई थी। गुड, मैं अगर आपकी बुटीक में आना चाहूँ तो आपको कोई एतराज़ तो ना होगा। सालार ने बेतकल्लुफ़ी का पहला पत्थर ठहरे हुए पानी में फेंका था जो हिना बेगम की तबीयत पर नागवार गुजरता हुआ सितारा की तरफ बढ़ा था। वो मुस्कुराती ही बोली, ज़रूर आइए, मुझे भला क्यों बुरा लगेगा। सालार ने इस हौसला अफजाई पर थैंक यू कहा और खाना खाने में मसरूफ़ हो गया। उसने सबसे पुराने मुलाजिम राजा को भी देख लिया था जो हाथ बांधे एक तरफ होकर खड़ा था और वो बार बार सालार की तरफ देख रहा था और सालार जहन पर जोर देता हुआ उसको पहचानने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो तकरीबन 6 साल का था जब उसको इस घर से निकाल कर हॉस्टल में दाखिल करा दिया गया था और फिर वो जब कुछ बड़ा हुआ तो उसको एक अलग घर लेकर उसमें ही रहने का हुक्म दे दिया गया था। उसने 6 साल की उम्र में ही राजा को देखा था और हिना बेगम ने भी उसकी सूरत तभी देखी थी जब उसकी 6 साल की उम्र में ही हॉस्टल भेज दिया गया था। उसने खाना खाकर नैपकिन से हाथ साफ किए और इखलाकी तकाज़ों को पूरा करने की खातिर वो कुर्सी पर बैठा रहा ताकि बाकी लोग भी खाना खाकर उठ जाए तो वो उनके साथ ही उठेगा। वहाब मीर देख रहे थे कि सालार काफ़ी सुलझा हुआ है और उसकी बातें ऐसी थी कि वो बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन ये बात खुद वो भी जानते थे कि सालार सिर्फ FA पास है और फिर उसने आगे पढ़ने से इनकार कर दिया था और वो उनसे खर्चा भी मुसलसल लेता रहा था। लेकिन वो कब आकर उनकी मिल्स में मजदूर भर्ती हुआ था इस बात से वो बेखबर ही रहे थे। वो अपने कमरे में आ गया था। उसने अपनी माँ की तस्वीर सीने पर रखी और खिड़की में से बाहर देखने लगा। उसने तस्वीर को अपनी आंखों के सामने किया और बोला, अब मैं अपने घर में आ गया हूँ अम्मी, आप फिक्र नहीं करना। आपकी महरूमियों और बेबसी का इंतकाम ज़रूर लूँगा और इस घर की हर एक चीज़ पर मेरा हक है, ये भी साबित करूँगा। उसने तस्वीर पर एक बोसा दिया और तस्वीर को उल्टा कर रख दिया। दरवाजे पर दस्तक सुनकर उसने कहा, आ जाओ। दरवाज़ा खुला तो राजा चाय लेकर आया था। उसने चाय का मग टेबल पर रखा और जाने लगा तो सालार ने उसको पुकारा, राजा। वो नौवारिद मेहमान के मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान रह गया, लेकिन वो जी साहब कहता हुआ उसकी जानिब मुतवज्जा हो गया। सालार खिड़की से हटकर उसके पास आया और उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, मुझे तुम्हारा नाम अकबर ने बताया है। राजा की परेशानी खत्म हो गई थी क्योंकि उसकी छुट्टी थी तो जाहिर है अकबर ही सालार के कमरे में आया होगा। कब से हो इस घर में? सालार ने सवाल किया तो बड़ी आजिज़ी से बोला, गुज़िश्ता 30 सालों से इस घर का नमक खा रहा हूँ साहब जी। सालार समझ गया कि वो शरीफ और ईमानदार आदमी है। समझ में नहीं आता कि तुम्हें सिर्फ राजा कहूँ या चाचा राजा कहूँ। सालार ने चाय का मग पकड़कर होठों से लगाया और मज़ेदार चाय का घूंट भरकर राजा की तरफ देखा जो कह रहा था, साहब रिश्ते तो अमीरों के अमीरों से होते हैं, आप मुझे चाचा कह ले या सिर्फ राजा ही कह ले, मैं हूँ तो इस घर का मुलाजिम ही। राजा की बात बहुत अच्छी थी। सालार ने खुश होकर उसकी तरफ देखा। चाचा राजा, ये जो तुम्हारा साहब है उसने कितनी शादियां की हुई है? यह अनोखा और अजीब सवाल सुनकर राजा भी हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगा था। मैं समझा नहीं साहब, इसमें ना समझने वाली क्या बात है चाचा राजा? सालार इसकी तरफ देखता हुआ एक आरामदा कुर्सी पर बैठ गया था। ये जो हिना बेगम है तुम्हारे साहब की दूसरी बीवी है, ये बात उन्होंने मुझे खुद बताई है। सालार उसको लाइन पर ला रहा था। मैं तुम्हारे साहब के दोस्त का बेटा हूँ, सालार अहमद मेरा नाम है और मैं दुबई से आया हूँ। ये मेरा छोटा सा तारुफ है। सालार ने कहा तो राजा बोला, जी साहब, वहाब साहब ने 2 शादियाँ की है जी। राजा चाचा, क्या आप मालूम कर सकते हैं कि ये जो हिना बेगम है इनकी बैकग्राउंड क्या है? ये बहुत ही अनोखा सवाल था और राजा जैसे मुलाजिम की समझ और सूझबूझ से खासा दूर भी था, लेकिन वो गुज़िश्ता 30 बरसों से इस घर में मुलाजिम था। उसने इस घर की हर ऊंच नीच देखी थी, उरूज ही उरूज देखा था। लेकिन साहब, बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, राजा आजिज़ी से बोला तो सालार चाय का घूंट भरता हुआ खुशगवार मोड़ में बोला, राजा चाचा, आप जिस तरह अपने बेटे से बात करते हैं मुझसे भी बिल्कुल उसी तरह बात कर सकते हैं। आपको क्या लेना देना साहब? राजा सालार की तरफ से हौसला पाकर बोला, हिना बेगम एक मिल ऑनर की बेटी है। उनके वालिदैन का इंतकाल हो गया है और ये मिल्स उनके वालिद की ही थी जो आजकल वहाब मीर साहब चला रहे हैं। राजा ने मोटे मोटे अल्फाज में बता भी दिया था, लेकिन अब सालार को जो बात चाहिए थी वो अभी तक ना मिल सकी थी। वो एक बहुत जहरीला तीर अंधेरे में छोड़ता हुआ बोला,
मुझे तो पता चला है कि जिस तरह वहाब साहब की ये दूसरी शादी है, इसी तरह ये हिना बेगम की भी दूसरी शादी है। सालार ने तीखी नज़रों से राजा की इस तरफ देखा, जिसके चेहरे के तासुरात बदल गए थे। इसका मतलब था कि अंधेरे का तीर निशाने पर ना सही, लेकिन हदफ के तकरीब ज़रूर लगा है। ये तो मुझे मालूम नहीं है साहब, राजा ये कहता हुआ फ़ौरन कमरे से बाहर निकल गया था। सालार के होठों पर जहरीली मुस्कुराहट फैल गई थी। वो हंसता हुआ खुद ही बड़बड़ाया, मम्मा हिना बेगम, अब आप देखें कि सालार अहमद क्या गेम खेलता है, आपका कच्चा चिट्ठा किस तरह खोल कर रखता है। उसने चाय पीते हुए दोबारा खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया था। हिना बेगम लॉन में टहल रही थी और घास पर पड़े हुए कुर्सियों के दरमियान मेज़ पर रखी हुई चाय के मग से उठता हुआ धुआं सालार अहमद को अपने दिल से उठता हुआ महसूस हो रहा था। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और इस नावल को अपने कॉन्टेक्ट्स में ज़रूर शेयर करें। मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।